दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। जैसा कि हम सब देख रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास का भूमिका देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगला पार्ट हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था, आज उसका दूसरा पार्ट देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा बड़ा था इसीलिए इसको 2 पार्ट में करेंगे। ठीक है, आज यहाँ से हम शुरू करते हैं। और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे और आप इस भूमिका को पूरा जरूर से पढ़िएगा, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका से क्वेश्चन बने गए हैं। ठीक है, चाहे वो यूजीसी नेट हो या टीजीटी पीजीटी हो, एलटी जीआरसी, कोई भी हिंदी की परीक्षा हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, और कॉपी पेन साथ में रखिएगा, नोट करते हुए चलिएगा। जो भी उनका कथन आएगा उसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पूरे इतिहास प्रवाह में चलने वाले इस आलोचना विवेक की सीमा आती है वहां जहां आलोचक आधुनिक काल में पहुंचकर पाठकीय अर्थ आक्षेप और सहृदय अर्थ व्याख्या के अंतर को धूमिल कर देता है। संदर्भ छायावादी काव्य का है। एकदम नई उभरती इस काव्य धारा की बड़ी अंतर्दृष्टि और सहानुभूति तथा पूरे आत्मविश्वास के साथ इतिहासकार आलोचक विवेचना करता है। कुछ सामान्य प्रवृत्तियों का परिशीलन करते हुए वह इस काव्य विधान के मर्म क्षेत्र में प्रवेश करता है। नए ढंग के लाक्षणिक अप्रस्तुत विधान, प्रकृति चित्रण और गीतात्मक स्वरूप का विश्लेषण करने के बाद वह छायावाद की सूक्ष्म अर्थ प्रक्रिया में बैठता है। और अगर आप फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं तो आप इसके पहला वाला पार्ट जरूर से देखिएगा, क्योंकि जब आप शुरुआत से देखेंगे तभी समझ में आएगी भूमिका। ठीक है, इसका पहला पार्ट आप देख के तब इसको देखिएगा। यहाँ उसका आलोचनात्मक असंतोष उजागर होता है। वह लिखता है, जिन वस्तुओं के आधार पर उक्तियां मन में खड़ी की जाती हैं उनका कुछ भाग कला के अनूठेपन के लिए पंक्तियों के इधर उधर से हटा भी लिया जाता है। अतः कहीं कहीं व्यवहारत शब्दों में व्यंजकता पर्याप्त न होने पर भाव अस्फुटित रह जाता है। पाठक को अपनी ओर से बहुत कुछ आक्षेप करना पड़ता है, जैसे नीचे की पंक्तियों में है। क्या है? फिर उदाहरण स्वरूप प्रसाद की लहर से 4 पंक्तियों को उद्धृत करके उनकी व्याख्या की जाती है। यहाँ आलोचकीय असंतोष विवेच्य काव्य की ही तरह सूक्ष्म है, जो आक्षेप प्रयोग से व्यंजित होता है, जिसे आज की लक्षणा में हम अति व्याख्या कहना चाहते हैं। आधुनिक खड़ी बोली में द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता के बाद वस्तुतः छायावादी काव्य से ही अर्थ सघनता अर्थ के विविध स्तरों की टकराहट आरंभ होती है। यह प्रक्रिया काव्य दोष नहीं, आधुनिक काव्य वैभव है। यमशन के प्रयोग में चाहे तो अर्थ संदिग्धता कह लें, वहीं पाठ की सक्रियता अपेक्षित होती है। अर्थ व्याख्या क्षमता के रूप में इस अर्थ व्याख्या के फिर अपने सीमांत हैं, जहां से अति व्याख्या का क्षेत्र आरंभ हो जाता है, जो अवश्य भावुक आलोचक के लिए वर्जित प्रदेश है। पर इस संदर्भ में जोड़ना होगा कि कभी कभी अचरज होता है कि इस सीमा को समझकर नहीं, यह देखकर कि पाखंड प्रतिशोध शीर्षक से छायावाद रहस्यवाद पर कटु प्रहार करने वाले 10 कवित्वों की माला, जिन्हें कवि ने अत्यंत दंड प्रहार बताया है। दंडक ए दंड के प्रहार से लगेंगे तुझे, आलोचकीय टिप्पणी के सहित लिखने वाला कैसे छायावाद की इतने सूक्ष्म स्तर पर सहानुभूतिपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत करता है। इतिहास अपने अंतिम चरण में स्वभावतः लेखक के समकालीन दौर में पहुंचता है। यहाँ कठिनाई आती है निकट दृष्टि की, अंतराल विहीन दृष्टि की अपनी सीमा होती है। फिर एक दूसरी व्यवहारिक कठिनाई आती है व्यक्तिगत निकटता की। कौन सी कठिनाई आती है? व्यक्तिगत निकटता की। आचार्य शुक्ल इतिहास और समकालीन के इस हल्के द्वंद्व के प्रति स्वयं सजग थे।
प्रथम संस्करण के वक्तव्य में वे लिखते हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है, क्या लिखते हैं? प्रथम संस्करण के वक्तव्य में लिखते हैं, वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता है, पर जी ना माना। वर्तमान सहयोगियों, क्या कह रहे हैं? वर्तमान सहयोगियों तथा उनकी अमूल्य कृतियों का उल्लेख भी थोड़े बहुत विवेचन के साथ डरते डरते किया गया है। ये भी महत्वपूर्ण है, उनका कथन है, रामचंद्र शुक्ल का पूछा जा सकता है। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल। यहाँ जी ना माना की उक्ति में इतिहासकार के अंतर्द्वंद का बड़ा मार्मिक और सात्विक रूप झलक रहा है। समकालीन साहित्य के प्रति दायित्व भाव एक और सहयोगी लेखकों की अनिश्चित प्रतिक्रियाओं का डर दूसरी ओर, इनके बीच इतिहासकार का अपना दायित्व बोध ही विजयी होता है। फिर अगले संशोधित और परिवर्धित संस्करण तक उसका मनोबल इस प्रसंग में और बढ़ता है। अब मुख्य संदर्भ है नवविकसित छायावाद का, जिसके स्वरूप को लेकर तब तक बहुत कुछ अनिश्चय बना हुआ था। यहाँ इतिहासकार का विवेचन वैसा ही अंतर्दृष्टिपूर्ण है जैसा कि भक्ति काल का वह पहले कर आया है। यह मध्ययुगीन और आधुनिक काव्य के बीच एक संतुलन बनता है जो आचार्य शुक्ल के इतिहास की बनावट को पूर्ण करता है। इस संस्करण की भूमिका में अब पिछला डर समाप्त होकर एक नए आत्मविश्वास का स्वर उदित होता है, जहां इतिहास और आलोचना एक दूसरे की सहयोगी भूमिका में आ गए हैं। लेखक कहता है, देखते हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। लेखक कहता है, इस संस्करण में समसामयिक साहित्य का अब तक का आलोचनात्मक विवरण दे दिया गया है, जिससे आज तक के साहित्य की गतिविधि का पूरा परिचय प्राप्त होगा। यहाँ आलोचनात्मक विवरण कहकर उसने स्पष्ट कर दिया है कि इतिहास में आलोचना की सीमित संभावना ही है। मूल वक्तव्य में वह पहले कह चुका है। क्या कहते हैं? इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा जरूर से, ठीक है। क्या कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल? इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या, अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा, रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। यह इतिहास की व्याख्या में समकालीन साहित्य का योग और इसके पीछे आलोचना की भूमिका को भले संकेत में स्पष्ट कर दिया गया है। इससे आचार्य शुक्ल का इतिहास परिकल्पना पर प्रकाश पड़ता है, जहां व्यापक शोध और सूक्ष्म आलोचना विवेक का समन्वय हुआ है। जहां तक समसामयिक साहित्य का संबंध है, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास उसके साथ साथ आगे बढ़ा। इस विकास क्रम की रोचक और गहन समीक्षा बच्चन सिंह तथा समीक्षा ठाकुर ने अपने अध्ययन में प्रस्तुत की है। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए बच्चन सिंह, किसका है ये काव्य? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए बच्चन सिंह का है। 1989 में है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए बच्चन सिंह, प्रकाशन वर्ष है 1989। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की रचना प्रक्रिया समीक्षा ठाकुर 1996। इतिहास में आधुनिक काल के विविध प्रकरणों को देखते हुए स्पष्ट हो जाता है कि इतिहासकार ने 30 के दशक को लगभग पूरा समेटा है। गद्य के प्रसंग में वह आज समाचार पत्र की अक्टूबर 1939 में प्रकाशित एक टिप्पणी की भाषा व्यवस्था की दृष्टि से समीक्षा करता है, ठीक है। ये वाला आप जरूर से नोट कीजिएगा कि किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए बच्चन सिंह का है, और इसका प्रकाशन वर्ष भी पूछा जा सकता है, ठीक है, 1989। यह लेखकों का इतिहास उसकी जीवनावधि के साथ चला है, जबकि 1940 में उसका संशोधित और परिवर्धित संस्करण प्रकाशित हुआ था। 1940 में कहना ना होगा, इस अवधि में वह छायावादियों की श्रेष्ठतम रचनाओं का आकलन करता है, जिनमें
पल्लव सुमित्रा नंदन पंत, झरना आशु कामायनी जयशंकर प्रसाद के, तुलसीदास निराला की, निहार रश्मि महादेवी वर्मा, गोदान प्रेमचंद, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा और चंद्रगुप्त तथा ध्रुवस्वामी प्रसाद सम्मिलित हैं। ठीक है, जितनी भी रचनाएं दिए गए हैं ये भी परीक्षा में पूछी जाएंगी। ठीक है, इसको भी आप देख लीजिएगा। आगे है मुख्य संदर्भ। यदि छायावादी काव्य है तो यह हर दृष्टि से उचित है जिसका नई काव्य प्रवृत्ति के अनुरूप सूक्ष्म अर्थ प्रक्रिया पर केंद्रित पहला व्यवस्थित और सहानुभूतिपूर्ण अध्ययन उसने प्रस्तुत किया है। यहाँ भी अपनी मान्यता के अनुरूप कामायनी और तुलसीदास के नए प्रबंध विधान में उसका ध्यान अधिक गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पंत प्रसाद निराला महादेवी की आलोचनात्मक चर्चा भर नहीं है। उनकी अनेक काव्य कृतियों से भावक टकराहट और व्याख्या का सीधा प्रयत्न आलोचक इतिहासकार ने किया है। यूं इस नई तथा अपेक्षा सूक्ष्म अर्थ प्रक्रिया को प्रशस्त करने का साहसिक रचनात्मक उपक्रम हर दृष्टि से सराहनीय है और इतिहास की विशिष्ट आलोचनात्मक उपलब्धि है। एक रोचक तथ्य इस प्रसंग में यह है कि आधुनिक काल में पहुंचकर लेखकीय वृत्तों के अंतर्गत इतिहासकार रचनाकारों की जाति का उल्लेख नहीं करता। यूं व्यक्तिगत प्रसंग ही वहां बहुत कम है, जबकि प्राचीन और मध्यकाल में कवियों लेखों की समुचित जानकारी देने के लिए ये ब्यौरे उपयोगी हो सकते हैं। आगे है, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, छायावाद के प्रसंग में यदि सुमित्रा नंदन पंत को उसके नेतृत्व का श्रेय दिया गया है तो इसका बड़ा सांगोपांग और ऐतिहासिक क्रमानुकूल सतर्क विवेचन इतिहासकार ने प्रस्तुत किया है। विवेचन का मुख्य बिंदु जैसा संकेत किया गया है यह है कि जयशंकर प्रसाद आयु क्रम और काव्य प्रकाशन दोनों की दृष्टि से ज्येष्ठ है। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद को ज्येष्ठ बता रहे हैं पंत से। तब छायावाद का प्रवर्तन प्रसाद के झरना 1918 से माना जाना चाहिए। क्या कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जयशंकर प्रसाद को बड़ा मान रहे हैं, ज्येष्ठ। तब छायावाद का प्रवर्तन प्रसाद के झरना 1918 से माना जाना चाहिए या कि सुमित्रा नंदन पंत के पल्लव 1926 से। इतिहासकार का तर्क क्रम कुछ इस प्रकार है। यह ठीक है कि झरना का प्रथम संस्करण पल्लव के पहले प्रकाशित हुआ, पर झरना का काव्य वैशिष्ट्य दूसरे संस्करण में आता है, लेकिन इसको पहले नहीं मानते, भले ही जयशंकर प्रसाद बड़े थे। ठीक है, क्या कह रहे हैं, दूसरे संस्करण में आता है जिसका प्रकाशन पल्लव के बाद हुआ। स्वयं लेखक के शब्दों में झरना की उन 24 कविताओं में उस समय नूतन पद्धति पर निकलती हुई कविता से कोई ऐसी विशिष्टता नहीं थी जिस पर ध्यान जाता। दूसरे संस्करण में जो बहुत पीछे संवत 1984 में निकला, पुस्तक का स्वरूप ही बदल गया। उसमें आधी से ऊपर अर्थात 31 नई रचनाएं जोड़ी गईं, जिनमें पूरा रहस्यवाद, अभिव्यंजनावाद का अनूठापन, व्यंजक चित्र विधान सब कुछ मिल जाता है। आगे है विषाद बालू की बेला, खोलो द्वार बिखरा हुआ प्रेम, किरण वसंत की प्रतीक्षा इत्यादि उन्हीं पीछे जोड़ी हुई रचनाओं में है जो पहले संवत 1975 के संस्करण में नहीं थी। इस द्वितीय संस्करण में ही छायावाद कही जाने वाली विशेषताएं स्फुटित रूप से दिखाई पड़ी। इसके पहले श्री सुमित्रा नंदन पंत का पल्लव बड़ी धूमधाम से निकल चुका था। वो क्या कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जयशंकर प्रसाद की झरना से पहले का मान रहे हैं पल्लव को, जिसमें रहस्य भावना तो कहीं कहीं पर अप्रस्तुत विधान, चित्रमयी भाषा और लाक्षणिक वैचित्र आदि विशेषताएं अत्यंत प्रचुर परिणाम में सर्वत्र दिखाई पड़ती थी। आचार्य शुक्ल का कोई भी सावधान पाठक यहाँ पहचान सकता है कि उनकी पदावली में धूमधाम का प्रयोग उच्चतम
आशंसा अनुशंसा का सूचक है। मिलाइए तुलसी के प्रसंग में जिस धूमधाम से मानस की प्रस्तावना चली उसे देखते ही ग्रंथ के महत्व का आभास मिल जाता है। यह इतिहासकार की दृष्टि से प्रकाशन वर्ष अनुक्रम के अनुरूप पंत का पल्लव छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह। मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति रामचंद्र शुक्ल का है कि पंत का पल्लव छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है, ना कि प्रसाद का झरना। रामचंद्र शुक्ल। आगे प्रकाशन अनुक्रम के अतिरिक्त भी एक कारण है कि जिसका उल्लेख रामचंद्र शुक्ल यहाँ नहीं करते, वह पर जो ज्ञात रूप में उनके उक्त वर्णन उक्त निर्णय के पीछे कहीं रहा होगा, और वह है पल्लव की भूमिका। इस भूमिका में पहली बार एक नए काव्य अनुभव को वैसे ही नए काव्य दर्शन का आख्यान करके पुष्ट किया गया है। इस तुलना में झरना में कवि की भूमिका नहीं है। बाद में सिर्फ 4 पंक्तियों का एक प्रकाशिकी निवेदन है जिसमें दावा किया गया है कि नए ढंग के काव्य आंदोलन का आरंभ इस काव्य संग्रह से ही हुआ है। जिस शैली का कविता में हिंदी साहित्य में आज दिन छायावाद का नाम मिल रहा है, उसका प्रारंभ प्रस्तुत संग्रह द्वारा ही हुआ था। रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं पल्लव के बारे में। आगे है यूं पल्लव की कविताएं और उसकी भूमिका मिलकर समूचे साहित्यिक वातावरण और उसकी व्यापक अनुभूति को एक नए बौद्धिक अभिनिवेशन से संपन्न करती है। इससे छायावाद के संदर्भ में इतिहासकार शुक्ल की परिवर्तन विषयक मान्यता और पुष्ट नहीं होती। इसी समझ में से यह भी संभव होता है कि आलोचक छायावाद की व्यवहारिक काव्य व्याख्या इतने तोषजनक रूप में कर सकता है। आगे है अधिकतर 1930 के दशक में लिखित आचार्य शुक्ल के इतिहास की एक बड़ी विशेषता यह भी है कि आधुनिक काल के संदर्भ में पहुंचकर लेखक यूरोपीय साहित्य का एक विस्तृत यद्यपि कि सांकेतिक ही परिदृश्य खड़ा करता है, जैसे कि आदि तथा मध्य काल के संदर्भ में संस्कृत प्राकृत अभ्रंश काव्यशास्त्र तथा साहित्य इससे उसके ऐतिहासिक विवेचन में स्रोत संपर्क और प्रभाव की समझ स्पष्ट होती है। यही नहीं, लेखकों के साथ साथ यूरोपीय संगीतकार और कलावंतों पर भी नई प्रवृत्तियों के संदर्भ में वह यथावश्यक टिप्पणी करता है। टॉलस्टॉय, हार्डी, शैली, मातरलिंग, गेटे, वर्ड्सवर्थ, वायरन, मेरेडिथ, काउपर, वंश, स्कॉट, हिटमैन, ग्रे, अनातोले फ्रांस जैसे अंग्रेज यूरोपीय अमेरिकी रचनाकारों का भी व्हिस्लर, ब्रैडले, डेमिल, रिचर्ड्स, अबरक्राम्बे, क्रोचे, फ्रायड जैसे आलोचकों चिंतकों का उल्लेख शुक्ल सहज भाव से करते हैं और इन लेखों का वे नामोल्लेख भी नहीं करते। उनके वैशिष्ट और योगदान को भले संक्षेप में रेखांकित करते चलते हैं। अन्यत्र तो आलोचक ने उस समय की इलियट और ई कमिंग जैसी नई उभरती आंग्ल अमेरिकी लेखकीय प्रतिभाओं का साधारण विवेचन किया है। समूचे भारतीय परिदृश्य पर इनकी व्यापक आलोचकीय सजगता और विराट क्षमता का अन्यत्र शायद ही कहीं मिले। आगे हैं ऐसे वैशिष्ट से संपन्न इतिहास जहां पूरा होता है, आलोचना और इतिहास की नई संभावनाएं खुलती है। इसलिए रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास एक कालक्रमिक वृत्त पर नहीं जो अधूरा रह जाए, वरन अपने में एक संपूर्ण रचना है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास एक संपूर्ण रचना है। फिर नई रचनात्मक को उत्प्रेरित करती है हुई इस प्रवाहमानता का बड़ा कलात्मक संकेत अंतिम वाक्य में आता है। इस प्रकार वर्तमान हिंदी कविता का प्रवाह अनेक धाराओं में होकर चल रहा है, ये भी देख सकते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि धारा की लक्षणा से अनुप्रेरित या अकेला संक्षिप्त सा वाक्य अपने में इतिहास का अंतिम अनुच्छेद भी है। रामचंद्र शुक्ल।
आगे है, अंत में एक व्यक्तिगत प्रसंग 1989 की बात रही होगी। बाहर जाने के प्रसंग में दिल्ली पहुंचा हुआ था। अपने स्थायी प्रवास स्थल श्री त्रिलोकनाथ चतुर्वेदी, तब भारत के नियंत्रक तथा महालेखी परीक्षक के यहाँ अपराह्न की तंद्रा की बैठक से बुलावा आया। उधर गया तो देखा श्री सुधाकर पांडे, प्रधानमंत्री, काशी नागरिक प्रचारी सभा विराजे हैं। आरंभिक उपचार के बाद उन्होंने प्राय आकस्मिक और अप्रत्याशित रूप में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा। आचार्य शुक्ल का इतिहास लगभग 1940 की समय सीमा पर समाप्त हो जाता है। क्या उसके अगले चरण के रूप में मैं उस इतिहास क्रम को आगे बढ़ा सकता हूँ? सभा के लिए, किसके लिए? सभा के लिए। कहना होगा कि बड़े उल्लास और आत्मोत्तोष का क्षण था वह मेरे लिए। सभा की ओर से कहा जा रहा है कि रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का अगला चरण रखूं। इससे बड़ी कृतज्ञता किसी आलोचक के लिए क्या हो सकती है? पर उल्लास के बीच भी आचार्य के वशिष्ठ और अपनी सीमा का ध्यान बना रहा। सुधाकर जी के प्रति आभार प्रदर्शित करते हुए मैंने उनसे कहा कि आचार्य शुक्ल का इतिहास तो अपने में परिपूर्ण रचना है। जिस अपने विचार को उपयुक्त विवेचन में पल्लवित करने का यत्न भी किया है, उसमें कुछ आगे जोड़ा नहीं जा सकता, वृत्त के तौर पर भी नहीं। दूसरे यह कि मैं स्वयं ही एक इतिहास प्रस्तुत कर चुका हूँ। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 सभा के लिए लिखने पर उसको पुनरावृत्ति भर होगी। अतः जो विश्वास मेरे प्रति व्यक्त किया है उसका सम्मान करते हुए भी मैं इतिहास लेखन के इस नए दायित्व को स्वीकार न कर सकूंगा। बात वहां पूरी हो गई। मेरा उपयुक्त इतिहास यदि रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास के परिशिष्ट रूप में भी शोकित होता है तो मैं अपने इस लेखन को सार्थक मानूंगा। आचार्य के इतिहास का अपना वैशिष्ट्य पिछले पृष्ठों में व्याख्यायित करने का यत्न किया है। यों मूल की कुछ झलक और परिशिष्ट की छाया दोनों आपके सामने है। इससे हिंदी साहित्य का इतिहास कितना कुछ उजागर होता है और कितना उसका अर्थ विस्तारण, यह निर्णय स्पष्ट ही पाठक होगा। आगे है प्रथम संस्करण का वक्तव्य। देखते हैं प्रथम संस्करण का वक्तव्य। हिंदी के कवियों का एक वृहत संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने 1883 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। उसके पीछे 1889 में डॉक्टर ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से वैसा ही एक बड़ा कवि वृहत संग्रह निकाला। ये शिव सिंह सेंगर का 1883 था, ग्रियर्सन का मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1889 में। ठीक है, इनका समय काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। काशी की नागरिक प्रचारी सभा का ध्यान आरंभ ही में इस बात की ओर गया कि सहस्त्रों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज पुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी है। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसने 1900 से पुस्तकों की खोज का काम हाथ में ले लिया और सन 1911 तक की खोज की अपनी 8 रिपोर्ट में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। सन 1913 में एक सारी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधुओं श्रीयुत पंडित श्याम बिहारी मिश्र आदि ने अपना बड़ा भारी कविवृत संग्रह मिश्र बंधु विनोद, इसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया गया है, 3 भागों में प्रकाशित है। 1913 में यहाँ पर दिया गया 3 भाग, जबकि 1913 में 3 भाग प्रकाशित हुए थे, उसी का बात हो रहा है। और इनका चौथा भाग मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग 1934 में आया था। ठीक है, 1934 में चौथा भाग, तो 4 भागों में है, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा, पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। इधर जब से विश्वविद्यालयों में हिंदी की
उच्च शिक्षा का विधान हुआ, तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखला बद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और अध्यापक दोनों कर रहे थे। शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य के स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्य धारा में भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही हैं, उन सबके सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता है। 700-800 वर्षों की संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिनके अनुसार सुगमता से इस अभूत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम में गुथी उपर्युक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के माध्यम से में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती है। सारे रचनाकाल को केवल आदि मध्य सारे रचनाकाल को केवल आदि मध्य पूर्व उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृक्ष संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये वाली, ठीक है, इसको आप जरूर से नोट कीजिएगा और याद करके रखिएगा। रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। आगे है 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे, जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा तैयार किया गया था। हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर किया गया था। अतः एक नियत समय के भीतर ही यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री मैं जरूरी समझता था उतनी तो उस अवधि के भीतर इकट्ठी ना हो सकी, पर जहां तक हो सका आवश्यक उपादान रखकर कार्य को पूरा किया गया। आगे है, इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया है उसका थोड़े में उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है। पहले काल विभाग को लीजिए। जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण नहीं, उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। इसी प्रकार काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बनाया जा सकता है। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय यह है कि दूसरे ढंग की रचनाओं में से चाहे किसी एक ढंग की रचना को ले लें, वह परिणामों में प्रथम के बराबर ना होगी। यह नहीं कि और सब ढंगों की रचनाएं मिलकर भी उसके बराबर ना होगी। जैसे यदि किसी काल में 5 ढंग की रचनाएं और उसके बराबर 5 ढंग की रचनाएं 2 क्रम में मिलती हैं, तो जिस ढंग की रचना की 10 पुस्तकें हैं उसकी प्रचुरता कही जाएगी। यद्यपि शेष और ढंग की सब पुस्तकें मिलाकर 20 हैं। यह तो हुई पहली बात। दूसरी बात यह है, ग्रंथों की प्रसिद्धि किसी काल के भीतर जिस एक ही ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं, उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाती है, चाहे और दूसरे ढंग की अप्रसिद्ध और साधारण कोटि की वस्तु ही पुस्तकें भी इधर उधर कोने में पड़ी मिल जाए करें। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। सारांश यह है कि इन दोनों बातों की ओर ध्यान रखकर काल विभागों का नामकरण किया गया है। आदिकाल का नाम मैंने वीरगाथा काल रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रामचंद्र कह रहे हैं कि आदिकाल का नाम मैंने वीरगाथा काल रखा है। उस काल के भीतर 2 प्रसिद्ध रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश की और देश भाषा की बोलचाल की। कौन सी रचना 2 मिलती हैं? अपभ्रंश भाषा की और देश भाषा बोलचाल की। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैन के धर्म तत्व निरूपण संबंधों जो साहित्य की कोटि में नहीं आती और जिनका उल्लेख केवल यह देखने के लिए किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था।
साहित्य की कोट में आने वाली रचनाओं के लिए भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे हैं, जिनके अनुसार उस काल का कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं किया जा सकता है। साहित्यिक पुस्तकें थी 4। रामचंद्र शुक्ल की साहित्यिक पुस्तकें माने थे, जो वीरगाथा काल का उन्होंने नामकरण किया था। किन पुस्तकों के माध्यम से? 12 पुस्तकों के माध्यम से किया था। 4 साहित्यिक पुस्तकें थी और 8 थी देश भाषा काव्य की। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसमें से कौन सी साहित्यिक पुस्तकें हैं, या फिर पूछ लेगा देश भाषा काव्य की कौन सी पुस्तक इसमें से है या नहीं है। तो इस तरह से भी बन सकता है और पूछा जा सकता है कि कितने पुस्तकों के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था। तो 12 पुस्तकों के आधार पर। ठीक है, 4 साहित्यिक पुस्तकें थी और 8 थी देश भाषा काव्य की पुस्तकें। साहित्यिक पुस्तकें 4 हैं, कौन कौन सी हैं? विजय पाल रासो, हमीर रासो, कीर्ति लता, कीर्ति पताका। और 8 पुस्तकें देश भाषा काव्य की थी। खुमान रासो, विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमंग जस चंद्रिका, परमाल रासो, आल्हा का रूप है। परमाल रासो को आल्हा के नाम से भी जाना जाता है। खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आगे है, इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से दो तथा बीज, इनमें से अंतिम की जो 2 पुस्तकें हैं तथा और विशल देव रासो को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीरगाथात्मक है। अतः आदिकाल का नाम वीरगाथा काल ही रखा जा सकता है। जिस सामाजिक या राजनीतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीरगाथाओं की प्रवृत्ति रही है, उसका सम्यक निरूपण पुस्तक में कर दिया गया है। मिश्र बंधुओं ने इस आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकों की और नामावली दी थी। मिश्र बंधुओं ने 10 और माने थे। मिश्र बंधुओं ने कौन कौन सी? भगवत गीता, वृद्ध नौकार, वर्तमान, समंत, सार, पत्तली, अन्य, योग, जम्बू स्वामी रास, रेवंत गिरिराज, पौम, नेमिनाथ चर्यु, उपदेश माला। ठीक है, ये हो गई 10 माने हैं मिश्र बंधुओं ने। आगे है, इनमें से नंबर 1 तो पीछे की रचना है, जैसा कि उसकी इस भाषा से स्पष्ट है। ते ही दिन कथा कीन मन लाई, हरि के नाम गीत चित आई, सुमिरो गुरु गोविंद के पाऊ अगम अपार है जाकर नाव। जो वीर रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं वर्णों का द्वैत देखकर ही प्राकृत भाषा और कहीं चौपाई देखकर अवधि या वैश्वाड़ी समझते हैं। जो भाव को थाट और विचार को फीलिंग कहते हैं। भाव को क्या कहते हैं? थॉट, और विचार को फीलिंग कहते हैं। वे यदि उद्धृत पदों को संवत 1000 के क्या 500 के भी बताएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पुस्तक की संवत सूचक पंक्ति का यह गड़बड़ पाठ ही सावधान करने के लिए काफी है। सहर्ष सो संपूर्ण जाना। आगे है, अब रही शेष 9 पुस्तकें, उनमें से दूसरी, 7वीं, 9वीं और 10वीं जैन धर्म के तत्व निरूपण पर है और सत्य और साहित्य कोटि में नहीं आ सकती। नंबर 6 योग की पुस्तक है। नंबर 3 और 4 केवल नोटिस मात्र है, विषयों का कुछ भी विवरण नहीं है। इस प्रकार केवल 2 साहित्यिक पुस्तकें बची जो वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव है। एक में नंद के जौनार का वर्णन है, दूसरे में गुजरात के रैवत पर्वत का। अतः इन पुस्तकों की नामावली से मेरे निश्चय में किसी प्रकार की अंतर नहीं पड़ सकता। यदि ये भिन्न भिन्न प्रकार की 9 पुस्तकें साहित्यिक भी होती हैं तो मेरे नामकरण में कोई बाधा नहीं डाल सकती थी, क्योंकि मैंने 9 प्रसिद्ध वीरगाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है। आगे है, एक ही काल और एक ही कोटि की रचना के भीतर जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई हैं, वहाँ अलग अलग शाखाएं करके
सामग्री का विभाग किया गया है। जैसे भक्ति काल के भीतर पहले 2 काव्य धाराएं निर्गुण और सगुण धारा निर्दिष्ट की गई हैं। फिर प्रत्येक धारा की 2-2 शाखाएं लक्षित हुई हैं। निर्गुण धारा की 2 शाखा कौन सी है? ज्ञानाश्री शाखा और प्रेम मार्गी शाखा, तथा सगुण धारा की 2 शाखा है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, आगे है राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इन दोनों धाराओं और शाखाओं की प्रतिष्ठा यूं ही मनमाने ढंग पर नहीं की गई है। उनकी एक दूसरे से अलग करने वाली विशेषताएं अच्छी तरह दिखाई भी गई हैं और देखते ही ध्यान में आ भी जाएंगी। रीतिकाल के भीतर रीतिबद्ध रचना की जो परंपरा चली, उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला। रचना के स्वरूप आदि के में कोई स्पष्ट भेद निरूपित किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है? किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर 2 हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। जब तक पूर्व और उत्तर के पद, उत्तर के अलग अलग लक्षण न बताए जाएंगे, तब तक इस प्रकार के विभाग का कोई अर्थ नहीं। इसी प्रकार थोड़े अंतर पर होने वाले कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम अनेक काल बाद चलने के पहले यह दिखाना आवश्यक है कि प्रत्येक काल प्रवर्तक कवि का यह प्रभाव उसके काल में होने वाले सब कवियों के समान रूप से पाया जाता है। विभाग का कोई पुष्ट आधार होना चाहिए। रीतिबद्ध ग्रंथों की बहुत गहरी छानबीन और सूक्ष्म पर्यालोचना करने से पर आगे चलकर शायद विभाग का कोई आधार मिल जाए, पर अभी तक मुझे नहीं मिला। रीतिकाल के संबंध में 2 बातें और कहनी है। इस काल के कवियों के परिचयात्मक वृत्तों का छानबीन में मैं अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, न कि कवि कीर्तन करना। अतः कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु से लिए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि कहाँ से लिए हैं? कवियों के परिचयात्मक विवरण को मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। कहीं कहीं कुछ कवियों के विवरणों में परिवर्तन और परिष्कार भी किया गया है, जैसे ठाकुर दीनदयाल गिरी सहाय, राम सहाय और रसिक गोविंद के विवरण में। यदि कुछ कवियों के नाम छूट गए या किसी कवि की किसी मिली हुई पुस्तक उल्लेख नहीं हुआ है, तो इससे मेरी कोई बड़ी उद्देश्य हानि नहीं हुई। इस काल के भीतर मैंने जितने कवि लिए हैं या जितने ग्रंथों के नाम दिए हैं, उतने भी जरूरत से ज्यादा मालूम होते हैं। आगे क्या कहते हैं? रीति काल या और किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैं जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं, वे दिग्दर्शन मात्र के लिए। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि का पूरी, ये वाली पंक्ति देखे थे, फिर से देख लीजिए। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा। रामचंद्र शुक्ल। आगे है, बहुत प्रसिद्ध कवियों के संबंध में थोड़ा विस्तार से लिखना पड़ा है, पर वह भी विशेष प्रवृत्तियों का ही निर्धारण किया गया है। यह आवश्यक है कि उनमें से कुछ प्रवृत्तियों को मैंने रसोपयोगी और कुछ को बाधक कहा है। आधुनिक काल को गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। क्या कह रहे हैं? रामचंद्र शुक्ल की आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है रामचंद्र शुक्ल, इसलिए उसके प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार के साथ करना पड़ा है। मेरा विचार इस थोड़े से काल के बीच हमारे साहित्य के भीतर जितनी अनेक रूपता का विकास हुआ है, उनको आरंभ से तक लाकर उसमें आगे की प्रवृत्तियों का सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करेंगे ही छोड़ देने का था, क्योंकि वर्तमान लेखक और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बड़ा मोल लेना ही समझ पड़ता है, पर जीना माना। रामचंद्र शुक्ल। आगे कहते हैं, वर्तमान सहयोगियों तथा उनकी
अमूल्य कृतियों का उल्लेख भी थोड़े बहुत विवेचन के साथ डरते डरते किया गया है। वर्तमान काल के अनेक प्रतिभा संपन्न और प्रतिभाशाली लेखकों के कवियों के नाम जल्दी से या भूल से छूट गए होंगे, इसके लिए तथा उससे भी अधिक उनकी कृतियों से विशेष रूप से परिचित महानुभावों से क्षमा की प्रार्थना। जैसा पहले कहा जा चुका है, यह पुस्तक जल्दी में तैयार करनी पड़ी है। इससे इसका रूप जो मैं रखना चाहता था वह भी इसे पूरा नहीं प्राप्त हो सका। रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं, कवियों और लेखकों के नामोल्लेख के संबंध में एक बात का निवेदन और है। इस पुस्तक का उद्देश्य संग्रह नहीं था। इससे आधुनिक काल के अंतर्गत सामान्य लक्षणों और प्रवृत्तियों के वर्णन की ओर ही अधिक ध्यान गया था। अगले संस्करण में इस काल का प्रसार कुछ और अधिक हो सकता है। आगे है, कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 में जनवरी महीने में निकल चुका था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह पूछा गया है। ठीक है, किस नाम से हुआ था? हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 में जनवरी महीने में निकल चुका था। इस अलग पुस्तकाकार संस्मरण में बहुत सी बातें बढ़ाई गई हैं, विशेषता आदि और अंत में। आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही हैं। कवि परंपरा के बीच प्रचलित जनश्रुति कई ऐसे भाषा काव्यों के नाम गिनाती चली आई हैं जो अपभ्रंश में है, जैसे कुमारपाल चरित और सारंगधर कीर्त हमीर रासो। कौन से काव्य बता रहे? सारंगधर और हमीर रासो और कुमारपाल चरित। क्या करें? ऐसे भाषाओं के नाम गिनती चली आई जो अपभ्रंश में, जैसे कुमारपाल चरित और सारंगधर कृत हमीर रासो। सारंगधर का है हमीर रासो। हमीर रासो का पता नहीं, पर प्रकृत पिंगलम सूत्र उलटते पलटते मुझे हमीर के युद्धों का वर्णन वाले कई बात ही ओजस्वी पद छंदों के उदाहरण में मिले। मुझे पूर्ण निश्चय हो गया कि यह पद सारंगधर के प्रसिद्ध हमीर रासो के ही है। आधुनिक काल के अंत में वर्तमान काल की कुछ विशेष प्रवृत्तियों के वर्णन को थोड़ा और पल्लवित इसलिए करना पड़ा, जिससे उन प्रवृत्तियों के मूल का ठीक पता केवल हिंदी पढ़ने वालों को भी हो जाए और वे धोखे में न रहकर स्वतंत्र विचार में समर्थन हो। मिश्र बंधुओं के प्रकांड कविवृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद का उल्लेख हो चुका है। रीतिकाल के कवियों का परिचय देखने में मैंने प्रायः उक्त ग्रंथ से ही विवरण लिए हैं, अतः आधुनिक शिष्टता के अनुसार उसके उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ता को ध्यान में और धन्यवाद देना बहुत जरूरी समझता हूँ। हिंदी पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट भी मुझे समय समय पर विशेषता संदेह के स्थल आने पर उलटनी पड़ी है। आगे क्या करें? राय साहब बाबू श्याम सुंदर दास BA की हिंदी कोविद रत्न माला श्याम सुंदर दास, श्रीयुत पंडित रामनरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी तथा वियोगी हरिका के ब्रज माधुरी सार से बहुत कुछ सामग्री मिली है, अतः उक्त तीनों महानुभावों के प्रति मैं अपना कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना करना पड़ा, उसमें मेरे बड़े पुराने मित्र पंडित केदारनाथ पाठक ही काम आए हैं। कौन से? केदारनाथ पाठक की बात कर रहे हैं। पर ना आज तक मैंने उन्हें किसी बात के लिए धन्यवाद दिया है, ना अब देने की हिम्मत कर सकता हूँ। धन्यवाद को आजकल के एक बदमाशी समझते हैं। धन्यवाद को वे आजकल एक बदमाशी समझते हैं। अब देने की हिम्मत कर सकता हूँ। धन्यवाद को आजकल वे एक बदमाशी समझते हैं। सॉरी, यहाँ से तो हो गया था। इस
कार्य में मुझसे जो भूल हुई है, उनके सुधार की जो त्रुटियां रह गई है, उनकी पूर्ति की ओर जो अपराध बन पड़े हैं, उनकी क्षमा पूरी आशा करके ही मैं अपने श्रम से कुछ संतोष लाभ कर सकता हूँ। एक पेज और है यहाँ पर, क्या संशोधित और परिवर्धित संस्करण के संबंध में दो बातें देखते हैं। इसको भी क्या कहें, कई संस्करणों के उपरांत इस पुस्तक के परिमार्जन का पहला अवसर मिला है। इसमें कुछ आवश्यक संशोधन से के अतिरिक्त बहुत सी बातें बढ़ानी पड़ी। आदिकाल के भीतर वज्रयानी सिद्धों और नाथपंथियों की परंपरा का कुछ विस्तार के साथ वर्णन यह दिखाने के लिए करना पड़ा कि कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संतमत के प्रचार के लिए किस प्रकार उन्होंने पहले से रास्ता तैयार कर दिया था। दूसरा उद्देश्य यह स्पष्ट करने का भी है कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोट में नहीं आती और योगधारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती। रामचंद्र शुक्ल ने कहा सिद्धों और योगियों के बारे में। भक्ति काल के अंतर्गत स्वामी रामानंद और नामदेव पर विशेष रूप से विचार किया गया क्योंकि उनके संबंध में अनेक प्रकार की बातें प्रचलित हैं। रीति काल के सामान्य परिचय में हिंदी के अलंकार ग्रंथों की परंपरा से उद्गम और विकास को कुछ अधिक विस्तार के साथ दिखाया गया है। घनानंद आदि कुछ मुख्य कवियों का आलोचनात्मक परिचय भी विशेष रूप से मिलेगा। आगे आधुनिक काल के भीतर खड़ी बोली के गद्य का इतिहास, इधर जो कुछ सामग्री मिली है उसकी दृष्टि से एक नए रूप में सामने लाया गया है। हिंदी के मार्ग में जो विलक्षण बाधाएं पड़ी है उनका भी सविस्तार उल्लेख है। पिछले संस्करणों में वर्तमान अर्थात आजकल चलते हुए साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का संकेत मात्र करके छोड़ दिया गया था। इस संस्करण में समसामयिक साहित्य का अब तक का आलोचनात्मक विवरण दे दिया गया है, जिससे आज तक के साहित्य की गतिविधि का पूरा परिचय प्राप्त होगा। आशा है कि इस संशोधित और प्रवर्धित रूप में इस इतिहास विशेष उपयोगी सिद्ध होगा। रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भूमिका आज हमारी समाप्त। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट आप जरूर से देखिएगा, फिर दूसरा देखिएगा, तब समझ में आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।